तो जब वे यानी ये जो प्रेस और मुक्त पत्रकारिता थी, वे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के राष्ट्रीय आंदोलनों के विचार का प्रसार भारत में कर रहे थे, भारतीयों को भी इन जगहों पर क्या हो रहा था ये बता रहे थे, तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। और मजे की बात यह है, इसके नाम से ही वर्नाकुलर से आप समझिए कि यह अधिनियम अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं होता था। भारतीय भाषाओं के पत्रों पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू होता था। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने वाले या अंग्रेजी भाषी समाचार पत्रों पर यह अधिनियम नहीं लागू होता था। इस अधिनियम के डर से एक भारतीय। नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इससे बहुत ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट को ठीक प्रकार से समझने के लिए इस टॉपिक को ठीक प्रकार से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें उन कारणों को समझना बहुत आवश्यक है कि जिन कारणों के वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसका विकास हुआ। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम किन किन कारणों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया, जिसने भारतीयों के मन में इस बात को ठीक प्रकार से बैठा दिया कि स्वशासन ही विकल्प है, विदेशी शासन में हमारा विकास हो ही नहीं सकता। दूसरा कि भारत की राजनीतिक एकता ने किस प्रकार से राष्ट्रवादियों को एक विचार की तरफ आकर्षित किया। तो अंग्रेजों ने अपनी तलवारों के दम पर भारत को एक बहुत बड़ी प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर दिया, जो भारत कभी नहीं था। तो इसको डिटेल में समझेंगे। यातायात तथा संचार के साधनों ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में अपनी क्या भूमिका निभाई उसको समझेंगे। और सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया इसको समझेंगे। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन ने क्या प्रभाव डाला उसको समझेंगे। प्रेस और साहित्य ने किस प्रकार से भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता के बीज को बोना शुरू किया उसको समझेंगे। और विदेशी शासकों का जो जातीय अहंकार था, जो अंग्रेजों का उच्च नस्ल की थियरी थी, उसने किस प्रकार से धीरे धीरे भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति आक्रोश से भर दिया इसको समझेंगे। लॉर्ड लिट्टन की अन्यायपूर्ण नीतियों ने किस प्रकार से भारतीयों को आक्रोशित कर दिया उसको भी समझेंगे। बहुत ही निंदनीय गवर्नर जनरल रहा है लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। और इल्बर्ट बिल विवाद की बात करेंगे कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इससे काफी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इल्बर्ट बिल विवाद को भी ठीक प्रकार से समझेंगे। और अंतिम कारण के रूप में हम देखेंगे कि भारत में जो विभिन्न संस्थाएं बनी, बंबई में संस्थाएं बनी, बंगाल में संस्थाएं बनी, मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं बनी और अंततः कांग्रेस तो बनी ही बनी, ठीक है। तो इन सब की बात हम करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, फिर आपको जो है चीजों को समझाता हूं। देखिए, शोषणकारी ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों से भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग एवं हस्तशिल्प नष्ट होने लगे, जिससे भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आने लगा। देखिए, जो ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हुआ था
उसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि भारत के आर्थिक संसाधनों की अधिक से अधिक लूट और उन भारत के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके इंग्लैंड का तेजी से विकास करना। क्योंकि जो शासक थे भारत में वो भारतीय मूल के नहीं थे, वो इंग्लैंड के लोग थे। उनका लगाव हमेशा इंग्लैंड के प्रति रहा, भारत के प्रति नहीं रहा। तो भारत में जो कुछ भी विकास ब्रिटिश राज में देखने को मिला, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे अन्य चीजों का, वो केवल और केवल उन्होंने अपने हितों के पोषण के लिए उसका विकास किया। तो भारत का विकास करना, भारत की इकोनॉमी को मजबूत करना, भारतीयों को धनी बनाना, यह ब्रिटिश राज का उद्देश्य नहीं था, बल्कि भारत के आर्थिक संसाधनों को लूटना और उन लूटे हुए आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके अपने देश को अमीर बनाना उनका जो है सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। और ऐसे में अंग्रेजों ने भारत में जो औद्योगिक नीति अपनाई वो थी आयात को प्रोत्साहित करने की, यानी इंपोर्ट को बढ़ाओ और एक्सपोर्ट को घटा दो। यानी दूसरे तरीके से ब्रिटेन से अधिक सामान खरीदो। तो ब्रिटेन से सामान आ रहा है, भारत के लोगों खरीदो। ब्रिटेन क्या है? वो निर्माता है और भारतीय क्या है? ये बाजार है। तो भारत अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदे और कम से कम वस्तुओं को बेचे। यहां आयात निर्यात को ऐसे समझिए। तो भारत में अधिक से अधिक ब्रिटिश वस्तुएं खरीदी जाएं और ब्रिटेन में या यूरोप में कम से कम भारतीय चीजें बिके। तो आयात को प्रोत्साहित करो, भारतीय अधिक से अधिक खरीदे, इसको बढ़ावा दो, और भारतीय अधिक कम से कम बेचे, इसको बढ़ावा दो। तो आप सोचिए, कोई देश या कोई व्यक्ति कम से कम चीजें बेचेगा और अधिक से अधिक चीजें खरीदेगा तो वो अमीर होगा या गरीब होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि आयात पर रियायतें दी। तो एकदम नाम मात्र की ड्यूटी लगाई गई बॉर्डर पर। अभी देखिए, एक जो है मोटरसाइकिल है हार्ले डेविडसन, अब उसका क्या है कि उस पर बहुत विदेशी कारें हैं, उस पर बहुत ज्यादा जो है ड्यूटी लगा दी जाती है। उससे वो भारत में महंगी आती है। भारत में महंगी आती है तो महंगे दामों में बिकती है, इसलिए कम बिकती है। लेकिन यहां क्या किया गया कि आयात पर काफी रियायतें दी गई, छूट दी गई कि एकदम लाइए भारत में, और निर्यात पर भारी शुल्क लगा दिया गया, यानी भारतीय वस्तुओं को महंगा कर दिया गया और ब्रिटिश वस्तुओं को सस्ता कर दिया गया। और यहां भी आप समझिए, इसके मूल में यह था कि जहां हमने लिखा है कि आयात को प्रोत्साहित करना, तो आयात को प्रोत्साहित करने का मतलब कि जो फिनिश्ड गुड्स है, जो प्रसंस्कृत माल है, उसके आयात को जो है प्रोत्साहित करना। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो भारत से ही जाएगा। यानी कपास भारत से जाएगी, ब्रिटेन में वो कपड़ा बनेगी और फिर वो कपड़ा भारत में बिकने के लिए आएगा। यानी भारत क्या हो गया? भारत हो गया कच्चे माल का निर्यातक, यानी रॉ मटेरियल का भारत एक्सपोर्टर हो गया और फिनिश्ड गुड्स का, प्रसंस्कृत माल का, पके पकाए माल का आयातक बन गया। कुल मिला के भारत को यह बना दिया गया। हमारे जो परंपरागत उद्योग थे वो समाप्त हो गए। ब्रिटिश कपड़ों से भारतीय बाजार पाट दिया गया। भारतीय परंपरागत कपड़ा उद्योग या अन्य उद्योग, हस्तशिल्प टिकी नहीं पाया।
क्योंकि आयात में बहुत अधिक जो है छूट दी गई और निर्यात पे भारी कर लगाया गया। और इन सबका कुल मिलाकर के परिणाम क्या हुआ, तो प्रोफेसर एंगस मेडिसन के शब्दों में कि भारत 1700 ईस्वी में पूरी दुनिया के जीडीपी में अपना 25% स्थान रखता था, यानी विश्व के जीडीपी में भारत का हिस्सा 1700 ईस्वी में 25% था और 1950 में वो घट करके 3% रह गया। 1950 में, यानी जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा उस समय तक, उसके 3 वर्ष बाद भारत की जो जीडीपी थी वो 3% थी पूरे विश्व की जीडीपी में भारतीय जीडीपी की हिस्सेदारी। और जब 1700 ईस्वी में भारतीय जीडीपी की हिस्सेदारी विश्व जीडीपी में 25% से, तो कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने यह किया। अगर आंकड़ों में समझना हो तो ठीक है। तो इनके व्यापारिक एकाधिकार ने उद्योग धंधों का विनाश कर दिया, कृषि क्षेत्र को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और उत्पादन पर भारी लगान वसूल करना जो है शुरू कर दिया। देखिए, जब हिंदू शासक थे 1000 ईस्वी से पहले मान लीजिए, तो आप पढ़ेंगे तो भूमि कर बहुत कम होता था। फिर जब बाहरी आक्रमणकारियों ने इस देश पर अपना राज्य स्थापित किया तो भूमि कर एकदम मनमाने ढंग से वसूला जो है जाने लगा और फिर अंग्रेजों ने तो उसे और बढ़ा दिया। ठीक है, तो किसान मजदूर बिल्कुल असहाय हो गया और जो गांवों की आत्मनिर्भरता थी उसको भी खत्म कर दिया गया। तो एक अंग्रेज ने कहा है कि भारत का हर एक गांव एक रिपब्लिक था, गणतंत्र था, यानी भारत बहुत ही आत्मनिर्भर गांव का देश था। यानी एक ही गांव में उस गांव के लोगों की आवश्यकता की सभी चीजें बनती थी, बाहर से नहीं लाना पड़ता था। यहां तक कि न्याय व्यवस्था भी स्थानीय थी, सब चीजें उत्पादित कर ली जाती थी। चमड़ा का काम करने के लिए कोई था, जूता बनाने के लिए कोई था, लकड़ी का काम करने के लिए कोई था, लोहा का काम करने के लिए कोई था, बाल काटने के लिए कोई था, हर तरह की सब्जी उगा ले, ये सब चीजें आत्मनिर्भरता थी। उसको भी ब्रिटिशों के आने के बाद वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। तो हम जानते हैं नील को लेकर के तो पूरा विद्रोह ही हुआ। चाय के बागान लगने लगे, गन्ने के खेत बागान लगे, ये सारी चीजें। ठीक है, किसानों पर विशेष फसलें जैसे नील, जूट, कपास आदि उत्पादित करने का दबाव डाला जाने लगा। इससे विद्रोह भी हुआ, नील विद्रोह। ये जो सारे कारण थे, इन्होंने धीरे धीरे भारतीयों को यह समझा दिया कि देश का जो आर्थिक विकास है इस विदेशी शासन में दब गया है, समाप्त हो गया है और इसके विकल्प में देशी शासन का आना ही आवश्यक है, जो उन्हें भूखमरी की इस दयनीय अवस्था से बाहर निकालेगा। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में आर्थिक कारणों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरे कारण की, तो भारत की राजनीतिक एकता। तो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अंग्रेजों की तलवारों ने भारत को एक ब्रिटिश झंडे के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। भारत इतनी बड़ी प्रशासनिक इकाई कभी नहीं था। भारत किसी एक राजा के नीचे, एक शासन के नीचे नहीं था, इतना बड़ा भारत। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि भारत में शासन प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्थाएं लगभग एक समान रही, जिसने भारत में राजनीतिक एकता को आधार प्रदान किया। देखिए हुआ क्या कि जैसे
अलग अलग राजा थे। तो अब मान लीजिए कि अवध के क्षेत्र में कोई शासक है, दिल्ली के क्षेत्र में कोई शासक है, महाराष्ट्र में कोई शासक है, तो सबकी चेतनाएं, हर जगह का नियम अलग है, राजा अलग है, शासन प्रणाली अलग है, सारी चीजें अलग हैं। तो वो एकता का भाव कभी भी राष्ट्रीयता के रूप में उभर ही नहीं पाता था। हमेशा किस चीज का भाव उभरता था? तो ये उभरता था कि मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं अवध के क्षेत्र का हूं। और इसी के कारण आप ये समझ लीजिए कि 1 लाख अंग्रेजों ने भारतीयों के कंधों पर अपनी बंदूकें रख करके पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया। आखिर राष्ट्रीयता नहीं थी तभी तो यह हुआ। अवध के सैनिक को क्या लगता था कि अरे ये तो कोई रणजीत सिंह है, इसके शासन को जो है हमें अंग्रेजों के लिए जीतना है। ये कोई अलग आइडेंटिटी है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कौन? पंजाब का शासक है, हमसे क्या मतलब। और यही हुआ जब 1857 की क्रांति को दबाना था तो पंजाबियों ने बहुत ज्यादा जो है अंग्रेजों का साथ दिया। उनको कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली कौन है, अवध क्या है, इन सब से झांसी कौन है। तो ये जो अलग अलग शासन तंत्र होने से बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कभी बांग्लादेश हमारे ही देश का हिस्सा था, उससे हमें ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कहने का मतलब कि जब पूरा देश एक हो गया तो एक राष्ट्रीयता का भाव आया। हर जगह वही शासक है, हर जगह किसका राज है? तो विक्टोरिया का राज है भैया। ठीक है, विक्टोरिया मतलब वहां की एक समय शासिका ब्रिटेन की। ठीक है, तो ये यातायात और संचार साधनों का जो विकास हुआ उसने क्या असर डाला? तो भारत में बड़े पैमाने पर रेलवे, सड़क और संचार की व्यवस्था को विस्तारित किया गया। हालांकि अंग्रेजों ने इसे अपने सैन्य और व्यापारिक हितों को देखते हुए किया था, किंतु इसने क्या किया कि सामाजिक स्तर पर भारतीयों को एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक शासन तंत्र स्थापित हो जाने से एक भाषा अंग्रेजी जो कि शासकों की भाषा थी तो वो हर जगह चलने लगी। तो भारत में एक संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी विकसित हो गई। ऐसे पता ही नहीं चल रहा था कि संपर्क भाषा कौन है। हिंदी पट्टी में आइए तो हिंदी बोली जा रही है, कहीं पर जो है महाराष्ट्रियन बोली जा रही है, कहीं तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बंगाली है। कोई ऐसी एक सर्वमान्य भाषा नहीं है जिसको थोड़े से ही लोग समझे लेकिन हर जगह समझ लेते हो। यह काम अंग्रेजों ने जब देश को एक झंडे के नीचे ला दिया, और चूंकि शासकों की भाषा अंग्रेजी थी तो अब अंग्रेजी एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की। इसको हमने बड़े विस्तार में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के प्रवाह का अध्ययन हमें यह बताता है कि इन आंदोलनों के प्रवक्ताओं ने इस तथ्य को, जो भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन चले उनके नेताओं ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि समाज और धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो हमें एक इकाई के रूप में संगठित होने में क्या कर रही हैं? अवरोधक सिद्ध हो रही हैं। जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच का भाव है, अमीर गरीब का भाव है, और इन्हीं सब सामाजिक बुराइयों की वजह से ही तो हम जो है 5-10 हजार किलोमीटर दूर के विदेशी लोगों के हाथों गुलाम हो गए। वो इस बात को अच्छे से समझ रहे थे। तो उन्होंने पहला प्रयास ये किया कि इन सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए, धर्म की कुरीतियों को दूर किया जाए। इसको हमने विस्तार में पढ़ा है। तो भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज स्थापित हुआ बंगाल में। यह हिंदू धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन था, हमने इसको भी पढ़ा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों में राष्ट्रवाद विकसित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इन्होंने
एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हमने इसको पढ़ा है अच्छे से, और ये लिखते हैं कि अच्छे से अच्छा, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य भी देशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। तो ब्रिटिश शासन चाहे जितना अच्छा हो जाए, वो भारतीय शासन का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता है। ये उस समय के एक सामाजिक स्तर पर प्रोमिनेंट लीडर कौन कह रहे हैं? तो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा कि स्वराज, अपना राज्य चाहिए हमें, ठीक है। और इन्होंने ही ये कहा कि अधिक से अधिक जो है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, जो आगे जाकर के होने वाला है। और इन्होंने हिंदी को एक राष्ट्र भाषा के रूप में स्थापित करने का सुझाव दिया। बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी ने किया, और इन्होंने यूरोप और अमेरिका में जाकर भारतीय संस्कृति और परंपरा का परिचय दिया। तो पहला जो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और भारतीय संस्कृति को बहुत जोरदार तरीके से विश्व मंच पर इन्होंने प्रस्तुत किया। ये सभी तत्व मिलकर के राष्ट्रवाद के उदय में क्या हुए? सहायक हुए, ठीक है। अब आगे जो है हम बात करेंगे भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार से भारतीय राजा अंग्रेजों के सामने एक के बाद एक हारते चले गए, उसके बाद अंग्रेजों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चूंकि हम उच्च नस्ल के हैं, इसलिए हमें हराया नहीं जा सकता है, हमें ईश्वर ने शासन करने के लिए ही भेजा है। और यहां तक कहा गया व्हाइट बर्डन, यानी व्हाइट का यह बर्डन है कि वो ब्लैक को ठीक करे। तो ये बात जो है इन्होंने कहना शुरू किया और कहा कि तुम बर्बर हो, तुम्हें शासन प्रशासन करने नहीं आता, तो वो हम तुम्हें सिखा रहे हैं यहां शासन करके, ठीक है। अब इस जो कालखंड था, इसमें जो भारतीय थे उन्हें बहुत ज्यादा जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं था। वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को तो ठीक प्रकार से समझते थे, लेकिन प्राचीन इतिहास का बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। और धीरे धीरे जाकर के जब बहुत सारी जो है खोजें होने लगी और बहुत सारे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे अब वो आने लगे, उनको पढ़ा जाने लगा, तो धीरे धीरे भारतीयों को जाकर के पता चला कि नहीं, हिंदुओं का ही मौर्य साम्राज्य था, इसी देश के लोगों का ही मौर्य साम्राज्य था, इसी देश में गुप्त साम्राज्य बना, इतने बड़े बड़े साम्राज्य बने, इतने बड़े बड़े विद्वान इसी देश में रहे। बाद में पूरा सिंधु घाटी का पूरा वो जो है साक्ष्य मिला। तो इन सब चीजों ने, जैसे प्राचीन भारतीय महानायक कलाकृतियां, वास्तुकला, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, गणित से ये सब जब उन्होंने देखा तो उनको ये लगा कि ये जो उच्च नस्ल का सिद्धांत दिया जा रहा है और जो ये भारतीयों को बताया जा रहा है कि इनको शासन प्रशासन करने नहीं आता है, ये बर्बर लोग हैं, ये असल में ठीक नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। इन्हें स्पष्ट रूप से ये समझ में आने लगा। और प्रेस और साहित्य का इतिहास, तो देखिए यहां पे बड़ी अच्छी लाइन लिखी गई है, आप निबंध में भी प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय समाचार पत्रों को भारतीय राष्ट्रीयता का दर्पण कहा गया है, ठीक है। तो इन समाचार पत्रों ने ब्रिटिश औपनिवेशवादी तंत्र की मानसिकता से लोगों को परिचित कराया और देशवासियों के मन में एकता की भावना जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जिन भी समाज सुधारकों को,
जिन भी धार्मिक आंदोलनों को, उनमें हमने जो है किसी न किसी किताब, किसी न किसी पत्रिका का जिक्र जरूर किया, ठीक है ना। इन समाचार पत्रों ने आधुनिक विचार, स्वशासन, लोकतंत्र, औद्योगिकरण के विचार को न केवल फैलाया बल्कि समाज में घटित होने वाली नई नई घटनाओं से अवगत भी कराया। राष्ट्रीय साहित्य का भी राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि के नेतृत्व में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत साहित्य का सृजन हुआ, जिसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदेशी शासकों का जातीय अहंकार। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, यहां उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन धीरे धीरे वो भारतीय समाज में इतना घुल मिल गए, जो लोग बाहर से आए थे, कि अब ठीक ठीक प्रकार से ये पता ही नहीं चलता कि कौन लोग यहां के स्थानीय हैं और कौन लोग बाहरी हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अंग्रेजी शासन की शुरुआत के साथ ही अंग्रेज भारतीयों से उचित दूरी बना करके रखते थे, भारतीयों से वो कोई मेल मिलाप नहीं रखते थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद तो अंग्रेज पूरी तरीके से भारतीय समाज से कट गए। तो शहरों के बीच में इनका एक क्षेत्र होता था सिविल लाइंस। किसी भी शहर में आप सुनिए सिविल लाइंस, तो आप जानिए कि उस शहर के इस हिस्से में पहले अंग्रेज रहते थे। कैंटोनमेंट, छावनी, यानी अंग्रेजी सेना के रहने का स्थान, ठीक है। तो भारतीय शहरों के बीच में ही अंग्रेजों के अलग शहर होते थे, जिन्हें सिविल लाइंस कहा जाता था। और सिविल लाइन इसीलिए आपको बहुत साफ सुथरा, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी कोठियां, जिन जिन शहरों में सिविल लाइंस होगा आप देखेंगे तो बड़ा आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें, पुराने पुराने पेड़, अच्छे अच्छे बंगले, पुराने पुराने, ये सब दिखेंगे। हर जगह भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा अपमानित होना पड़ता था। किस लेवल पे अपमानित होना पड़ता था? तो कई क्लबों के बाहर लिखा रहता था, भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड। इस प्रकार से कई क्लबों के बाहर लिखा होता था, भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित। और ये विभेदीकरण का जो स्तर था, ये रेल, होटल, पार्क, हर जगह दिखता था। इस हीनता के रोपित भाव ने भारतीयों को रोष से भर दिया। यह रोष का स्थायी भाव भारतीयों में एक समान था, सब में था, ठीक है। और इसने राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित किया। तो विदेशी शासकों का जातीय अहंकार। अब बात करेंगे हम जो है लॉर्ड लिट्टन की अन्यायपूर्ण नीतियां। तो बहुत सारे गवर्नर जनरल रहे हैं, लेकिन लॉर्ड लिट्टन उन सब में सबसे अधिक बदनाम है। हालांकि कर्जन का भी नाम है, लेकिन लॉर्ड लिट्टन ने तो हर मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था, ठीक है। तो इसने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीयता को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, यानी इसकी अन्यायपूर्ण नीतियों ने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहायता प्रदान की, उसको देखें। तो इसने यह किया कि आईसीएस परीक्षा में उम्र सीमा को कम करना, यानी इसी के समय में हुआ, प्रस्तावित हुआ, ठीक है। जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ा 1877 में, तो दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। आपने शुरू में जो इमेज देखी थी वो एक दिल्ली दरबार की ही इमेज थी। कुल 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। तो इसको हमने पढ़ा हुआ है, कहां? तो
इंडियन पॉलिटी में हमने इसकी बात जो है विस्तार में की हुई है। ठीक है, तो जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था तब लॉर्ड लिट्टन 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा था, यह बताने के लिए भारतीयों को कि जो मेरी रानी है वो अब तुम्हारी भी रानी बन चुकी है। तो ब्रिटिश साम्राज्ञी अब भारत की साम्राज्ञी हो गई हैं, यानी केसरे हिंद हो गई हैं। ठीक है, अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया, शस्त्र अधिनियम 1878 को लागू किया गया। शस्त्र अधिनियम 1878 क्या था समझ लीजिए, ताकि इसकी अन्यायपूर्ण नीतियों को आप समझ पाए। तो शस्त्र अधिनियम 1878 कहता था कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रख सकता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, अभी भी शस्त्र के लिए तो लाइसेंस लेना ही पड़ता है। तो कोई भी बंदूक, राइफल, पिस्टल ये बिना लाइसेंस के कहा, अवैध रूप से आप रखिए तो वो तो अलग विषय हो गया, लेकिन वैध रूप से वैलिड तरीके से रखने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो नियम अभी तक चला आ रहा है, ये जो है लॉर्ड लिट्टन के समय आया कि नहीं, अब शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। ऐसा कोई नियम पहले नहीं था कि शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। सभी लोग तलवार रखते थे, भाला, बर्छी, कटार, सब जो चाहे रख ले, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था। तो अभी भी लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन जो लॉर्ड लिट्टन के समय शस्त्र अधिनियम था वो आज की तरह नहीं था। यह शस्त्र अधिनियम कहता था कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रख सकता, किंतु इस अधिनियम के प्रभाव से यूरोपीय बाहर थे। तो एक ही शासन के तहत शासित दो प्रकार के लोगों के लिए दो प्रकार के नियम। भारतीय शस्त्र बिना लाइसेंस के नहीं रख सकता है, लेकिन कोई भी यूरोपीय रख सकता है। ये और क्या किया गया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, जिसने कि मुक्त पत्रकारिता का गला घोट दिया। तो जो पत्र पत्रिकाएं जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रही थी, उनकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। क्या किया गया, तो जब वे, यानी ये जो प्रेस और मुक्त पत्रकारिता थी, वे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के राष्ट्रीय आंदोलनों के विचार का प्रसार भारत में कर रहे थे। भारतीयों को भी इन जगहों पर क्या हो रहा था ये बता रहे थे। तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, और मजे की बात यह है, इसके नाम से ही वर्नाकुलर से आप समझिए कि ये अधिनियम अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं होता था। भारतीय भाषाओं के पत्रों पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू होता था। अंग्रेजी भाषा में लिखे जाने वाले या अंग्रेजी भाषी समाचार पत्रों पर यह अधिनियम नहीं लागू होता था। इस अधिनियम के डर से एक भारतीय भाषा का समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी माध्यम में खुद को उसने बदल लिया। उसका नाम अगर आप बता सकें, जो लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद पर हम आ गए हैं, इसको हम जो है समझ लें। तो देखिए, जैसे ही हमने लिट्टन की बात की कि बहुत बदनाम गवर्नर जनरल रहा भारत में, तो लॉर्ड रिपन की बहुत प्रशंसा की जाती है। मतलब आप समझिए, विदेशी शासन है उसमें अच्छा व्यक्ति एक जो है, जहां सब लोग, जहां पूरा शासन तंत्र ही ठीक नहीं है,
उसमें जो है, जो कम ठीक है उसको ठीक कहा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से समझिए। तो जितने गवर्नर जनरल रहे उनके तुलना में यह कहा जा रहा है कि लॉर्ड रिपन को एक उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है। भारत के संबंध में यह भारतीयों के भी विचारों को सुनता था और बहुत प्रशंसा भारतीय राष्ट्रवादियों ने लॉर्ड रिपन की है, तो इसे उदार माना जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने एक बिल को प्रस्तावित किया जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के, गवर्नर जनरल की परिषद के एक कानूनी सदस्य थे, सर सीपी इल्बर्ट। तो उन्होंने इसको प्रस्तावित किया, लेकिन चूंकि परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल ही होता था, तो जो है हमने यहां पे गवर्नर जनरल लिखा है। ऐसे पूछे कि इल्बर्ट बिल किसके नाम पर, तो सीपी इल्बर्ट। कौन सीपी इल्बर्ट? तो लॉर्ड रिपन की परिषद के एक कानूनी सदस्य। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल को भारत के लिए रिपन ने प्रस्तावित किया। क्या था यह बिल? इस बिल में यह प्रावधान किया गया कि जो जानपद सेवा के भारतीय हैं, आईसीएस के थ्रू जो भारतीय हैं, न्यायाधीश, जिला तथा सत्र न्यायाधीश, उन्हें यूरोपीय समकक्षों के समान शक्तियां और अधिकार दिया जाए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जैसे एक यूरोपीय जज एक यूरोपीय का मुकदमा सुन सकता है, निर्णय दे सकता है, एक भारतीय का मुकदमा सुन सकता है, निर्णय दे सकता है, उसी तरीके से भारतीय जज को भी यह अधिकार दिया जाए कि वो भारतीयों का भी मुकदमा सुन सके, निर्णय दे सके, और यूरोपियों का भी मुकदमा सुन सके, निर्णय दे सके। इससे पहले क्या था कि जो प्रेसिडेंसी नगर थे, यानी बंबई, कलकत्ता और मद्रास, यहां पर तो भारतीय जज किसी यूरोपीय का मुकदमा सुन लेते थे, लेकिन अन्य जगहों पर किसी भी यूरोपीय का जो दांडिक मामला होता था, यानी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते थे, यानी आपराधिक मामले जो होते थे, वो किसी यूरोपीय का अगर के ऊपर आपराधिक मामला है तो वो हमेशा एक यूरोपीय जज ही सुनता था। यह नियम था, भारतीय जज नहीं सुन सकता था, 3 जगहों को छोड़कर, 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स को छोड़कर के। तो इल्बर्ट बिल ने यह प्रस्तावित किया कि यह जो भेदभाव है इसे समाप्त कर दिया जाए और कोई भी भारतीय किसी यूरोपीय के आपराधिक मामले को सुन सकता है। एक यूरोपीय न्यायाधीश तो भारतीय का भी मामला सुन सकता है, यूरोपीय का भी सुन सकता है, लेकिन भारतीय जज केवल भारतीय का मामला सुन सकता है, यूरोपीय का आपराधिक मामला नहीं सुन सकता है। इल्बर्ट बिल ने कहा कि नहीं, इसको छोड़िए, जैसे यूरोपीय जज हैं उसी तरह भारतीय जज ट्रीट किए जाएंगे। तो किसी भारतीय जज के कोर्ट में भी किसी यूरोपीय पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इल्बर्ट बिल ने यही प्रावधान किया। ठीक है, तो ये क्या था? ये भारतीयों ने इसे कहा कि ये बेहद शानदार विचार है, बहुत अच्छा। लेकिन इस इल्बर्ट बिल ने जो अंग्रेज थे उनके अहम पर सीधे सीधे चोट पहुंचाई, और वो जो भारत में अंग्रेज थे, जो कलकत्ता में अंग्रेज थे, वो इल्बर्ट बिल के एकदम विरुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि भारत में मजाक चल रहा है, अब एक काला जज हमारा मुकदमा सुनेगा, हमें सजा देगा, यह हो क्या रहा है? फिर किस बात का ब्रिटिश राज? एकदम परेशान हो गए और इतनी अफवाहें फैलाई जाने लगी, जिनमें से कि एक बहुत प्रसिद्ध है, वो ये है
कि भारतीय न्यायाधीश अपनी ताकत का प्रयोग करके अंग्रेजी मैम को अपने हरम में डाल देंगे। हरम यानी स्त्रियों के रहने का स्थान, यानी अपनी ताकत का प्रयोग करके वो अंग्रेजी मैम को के साथ जो है कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वो ताकतवर हो गए। किसी अंग्रेजी मैम का मुकदमा अगर चला गया तो भारतीय जज भी उसे 10 साल की सजा दे सकता है। इसमें एक बात और कही गई कि अब भारत में रहने का फायदा ही क्या, जब किसी अंग्रेज महिला को अपनी आया को यानी उसके घर में काम करने वाली को 4 थप्पड़ लगाने के बाद 4 महीने जेल में बिताना हो। यानी अंग्रेजों को यह डर लग रहा था कि उनका जो व्यवहार भारतीयों के प्रति है, जैसे यहां तक था कि चाय के बागानों में, नील के बागानों में भारतीय मजदूरों को कभी कभी मार के अंग्रेज बागान मालिक जो है उसका काम तमाम कर देते थे, और उसके बाद भी उनका मुकदमा जब चलता था तो वो बाइज्जत बरी हो जाते थे, छूट जाते थे। अब उनको यह डर लगने लगे कि नहीं, एक यूरोपीय जज होता था तो उसकी भावना हमेशा हमारे तरफ होती थी, तो सजा नहीं देता था, वो कहता था कि चलो भाई है छोड़ दो। लेकिन अगर भारतीय जज बैठ जाएगा तो वो हमारे अपराधों को अनदेखा नहीं करेगा और सजा देगा। और ऐसे में ये कि मतलब एक अंग्रेजी मैम अपने घर में काम करने वाली एक आया को अगर 4 थप्पड़ मार दे और वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे, तो हो सकता है कि भारतीय व्यक्ति मुकदमा जो है सुने जज के रूप में, और वो जो है उसको सजा दे दे कि आपने ये अपराध किया है भाई। तो बहुत तरह की अफवाह फैलाई गई। यहां तक आप जान लीजिए कि लॉर्ड रिपन को हर जगह से घेरा गया। एक प्लानिंग ये तक बन गई कि वायसराय हाउस के सब नौकरों को मिला करके लॉर्ड रिपन को बांध करके और एक जहाज पर रख करके ब्रिटेन भेज दिया जाए। मतलब इतना रिपन का विरोध जो है अंग्रेजों ने किया कि ये क्या तमाशा लगा दिया है। और जब ये सारी चीजें खुले रूप से भारतीयों ने देखा कि वाह भाई, न्याय के सबसे बड़े आप लोग प्रतिमूर्ति बनने वाले, और इस तरह का अन्याय, एक भारतीय अगर एक यूरोपीय का मुकदमा सुन लेगा तो इससे क्या आफत आ जाएगी। आप लोग तो सदियों से हमारा मुकदमा सुन रहे हैं, भारतीयों का मुकदमा यूरोपीय सुन रहे हैं, लेकिन हम यूरोपीय का सुन रहे हैं, लेंगे तो इतनी मिर्च, इतना आपको जो है दिक्कत हो रहा है। ये सारे तमाशे ने एक बात भारतीयों को, 2 बातें स्पष्ट कर दी। पहला ये कि अंग्रेज भारतीयों को 2ym दर्जे का नागरिक समझते हैं। अंग्रेज भारतीयों को 2ym दर्जे का नागरिक समझते हैं। फर्स्ट क्लास सिटीजन अंग्रेज हैं, सेकेंड क्लास भारतीयों का है। बराबरी का नहीं समझते, समानता की बात नहीं है। और दूसरा, अंग्रेज भारतीयों से अत्यधिक घृणा करते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई इल्बर्ट बिल से। ठीक है, तो इस इल्बर्ट बिल में क्या हुआ उसको जान लीजिए आप। तो ये हुआ कि एक संशोधन किया गया। हालांकि लॉर्ड रिपन एकदम अड़ गया था कि नहीं, कोई संशोधन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन रिपन को अंततः झुकना पड़ा। तो यह हुआ कि जब भी एक भारतीय किसी यूरोपीय का मुकदमा सुनेगा तब ज्यूरी में 50% यूरोपीय अधिकारी होंगे। तो पहले एक ज्यूरी सिस्टम था, जैसे एक जज बैठ गया, फिर जज के बगल में यानी छोटे चेयर पे 8 लोग और बैठ गए, तो ज्यूरी प्रणाली बोलते थे। तो इसमें यह कहा गया कि जब एक भारतीय किसी यूरोपीय का मुकदमा, यानी ये तो रहेगा कि भारतीय भी यूरोपीय का मुकदमा सुन सकता है, ये तो हम बदलेंगे नहीं, रिपन ने कहा, लेकिन ये प्रावधान हम कर देते हैं कि जब भी एक भारतीय किसी यूरोपीय का मुकदमा सुनेगा तब ज्यूरी में 50% यूरोपीय या अमेरिकन होंगे। ये प्रावधान जो है किया गया। ठीक है, तो ये पूरी बात रही जो है इल्बर्ट बिल
कि मुझे उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। और विभिन्न संस्थाओं की स्थापना, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बंबई प्रेसिडेंसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हम जानते हैं। इन सबको हम अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं को, ठीक है, तो इनकी बात तो हम विस्तार से करने वाले ही हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।